नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। रॉयल पैलेस में दूसरी ओर रॉयल पैलेस में काफी गंभीर माहौल था। कोई भी रॉयल पैलेस के हॉल में से खड़ा नहीं हुआ था। किंग और उसके बच्चे भी अभी भी हॉल में ही बैठे हुए थे। वहीं दूसरी ओर सामने सोफे पर हर्षवर्धन किसी किंग की तरह शांत होकर बैठा था और उसके पीछे उसके लोग खड़े हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वहां पर कोई जबरदस्ती हुई ना हो। हर्षवर्धन ने रात से ही चुप्पी साध ली थी। वह कुछ भी नहीं बोल रहा था और उसके खतरनाक ऑरा की वजह से रॉयल फैमिली भी ज्यादा कुछ नहीं बोल रही थी। बस वह आमने सामने बैठी हुई थी। सुबह तक भी हर्षवर्धन कोई हरकत बिना बैठा रहा। क्वीन मेरी घमंड भरी आवाज में हर्षवर्धन को देखते हुए बोली, क्या अभी भी मिस्टर रावत हमारी बात नहीं मानने वाले? आपको नहीं लगता आप कुछ ज्यादा ही जिद्दी बन रहे हैं? हमने कोई आपसे आपकी जिंदगी नहीं मांगी है। हम तो बस इतना चाहते हैं कि आप रॉयल फैमिली के साथ जुड़ जाए और इतना अच्छा ऑफर दिया, यहाँ तक कि अपनी सबसे लाडली बेटी को आपके साथ शादी करने के लिए भी मंजूरी दे दी। अब क्या चाहिए आपको? और एक बार शादी होने के बाद पूरी फ्रांस पर आपका कब्जा हो सकता है। आप जो चाहे वह कर सकते हैं और आपके बिजनेस को भी हम प्रमोट कर सकते हैं। वही उसकी बात सुनकर भी हर्षवर्धन खामोश बैठा रहा। अब किंग को भी थोड़ा सा गुस्सा रहा था। वह भी हर्षवर्धन को इनडायरेक्ट धमकी देने के अंदाज में बोले, मिस्टर रावत आपको क्वीन की बात मान लेनी चाहिए। वैसे भी प्रिंसेस डायना काफी अच्छी लड़की है। आसपास के सभी देशों की राजकुमार उनसे शादी करने के लिए बेताब हो रहे हैं और वह रॉयल फैमिली की मेंबर भी है। और आपको क्या चाहिए? वैसे भी रॉयल फैमिली के खिलाफ जाना है इतना आसान भी नहीं है। शायद आप फ्रांस में अपना बिजनेस भी खो सकते हैं। वही किंग की बात सुनकर हर्षवर्धन अपनी आंखें खोलता है और अपने डरावनी अंदाज में रॉयल फैमिली को देखता है। दरअसल जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था वैसे रॉयल फैमिली की हिम्मत बढ़ रही थी, जैसे वह हर्षवर्धन पर अपना दबाव बना रहे हो। और उनकी नजरों में हर्षवर्धन इतना भी काबिल नहीं था कि वह रॉयल फैमिली से बच जाए। वही हर्षवर्धन को अभी भी इतनी खतरनाक अंदाज में देखकर एक पल के लिए तो सभी डर गई ये, लेकिन खुद को शांत किया कि वह अभी कुछ नहीं कर सकता। तभी हर्षवर्धन किंग को देखते हुए बोला, मिस्टर लुइस, लगता है आपको खुद पर कुछ ज्यादा ही विश्वास है और आप फ्रांस को अपनी जागीर मानते हैं और आपको लगता है कि आपको फ्रांस की धरती पर कोई नहीं हरा सकता। ये सुनकर प्रिंस विलियम घमंड भरी आवाज में बोला, ये भी कोई पूछने की बात है? भरा फ्रांस में डेट के खिलाफ कौन जा सकता है? ये सुनकर हर्षवर्धन को हंसी आ गई और वह खतरनाक अंदाज में हंसते हुए बोला, बस कल तक का इंतजार करो। देखो कि तुम लोगों की गलती की वजह से फ्रांस में क्या तबाही मच सकती है, या फिर ये देखो कि किस तरह से फ्रांस खून की होली खेलेगा। वही हर्षवर्धन की इतनी खतरनाक धमकी सुनकर एक पल के लिए तो वह सभी लोग डर गए, लेकिन खुद को शांत करते हुए सोचे कि ऐसा कुछ नहीं होगा। हर्षवर्धन के काबिल लोग भी उन्हीं के पास पैलेस में ही थे, तो भला हर्षवर्धन को बचाने कौन आएगा? इसीलिए वह खुद को ही समझा रहे थे और खुद से ही कह रहे थे कि हर्षवर्धन बस झूठ बोल रहा है। इंडिया में वही दूसरी ओर इंडिया में विक्की और जितेंद्र राणा भी परेशान थे। उन्हें भी हर्षवर्धन की चिंता हो रही थी, लेकिन वह बार बार फोन करके कोई इन्फॉर्मेशन हासिल भी नहीं कर पा रहे थे। इस बीच एक बुरी खबर आई कि हर्षवर्धन की न्यूज उसके डैड राजवीर रावत को पता चल गई और उसके साथ उसकी मॉम भी थी। इसलिए यह न्यूज उन्हें भी पता चल गई। इस वजह से उन्होंने तुरंत ही अनाया को फोन किया हर्षवर्धन की कंडीशन को जानने के बाद। और जैसे ही अनाया ने उन लोगों की चिंता भरी आवाज सुनी, वो उन्हें शांत करवाते हुए बोली, आप शांत हो जाए, मेरे होते हुए हर्ष को कुछ नहीं होगा। ये सुनकर सीमा रावत रोते हुए बोली, मुझे पता है कि तुम हर्षवर्धन को बचाने के लिए कुछ भी करोगी, लेकिन चिंता यह नहीं है। चिंता बस इतनी है कि तुम खुद को खतरों में डाल दोगी। सिर्फ तुम्हें उसे ही नहीं बचाना है, खुद को भी सुरक्षित रखना है। ये सुनकर अनाया के दिल में गर्माहट सी आ गई। जाहिर सी बात है, कोई उसकी चिंता कर रहा था तो उसे अच्छा क्यों नहीं लगता। इसीलिए वह थोड़ी देर बात करने के बाद वह फोन रख देती है। इसके बाद राजवीर रावत ने भी फ्रांस में उनकी कंपनियों को अलर्ट कर दिया और खास करके रॉयल फैमिली के अंदर आने वाले बिजनेस को टारगेट करना शुरू कर दिया। इंडिया से ही वह सब कुछ ऑपरेट कर रहे थे। भले ही वो ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इतने साल उन्होंने बिजनेस किया था
तो उनके इतने तो कनेक्शन थे एम कि वह थोड़ा बहुत किंग को दबा सके। इस बीच इंडिया में एक और न्यूज़ बहुत तेजी से वायरल हो रही थी। वह थी जाह्नवी की हत्या की, और इस वजह से कपूर इंडस्ट्री पर भी काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा था। और दूसरा, जाह्नवी की हत्या के केस में विशाल मेहता का अरेस्ट होना और उसका सेक्रेटरी के साथ उसका अफेयर बहुत ज्यादा जोरों से वायरल हो रहा था। ये सारी न्यूज़ भी अनाया ने ही फ्रांस आने से पहले फैलाने को कहा था। भले ही वह जाह्नवी की आखिरी विश थी कि वो विशाल को मार दे, लेकिन ऐसा माना जाता है कि मरते हुए की आखिरी विश पूरी करना अच्छी बात होती है। उसमें इस बार अनाया का भी फायदा था कि वह भी विशाल से अपना बदला ले रही थी, इसीलिए उसने सारे सबूत जो विशाल के खिलाफ थे वो पुलिस को से दिए, और मेहता परिवार इस वजह से काफी बुरी कंडीशन में आ गया था, जहां पूरा परिवार कुछ भी करके विशाल को बचाने की कोशिश में लगा हुआ था। लेकिन कोई भी कनेक्शन काम नहीं आ रहा था, क्योंकि सबूत काफी पुख्ता थे। फ्रांस में अगले दिन फ्रांस में सुबह सुबह बहुत अलग चीज घटी। वहां गवर्नमेंट ने एक कर्फ्यू जारी कर दिया। हालांकि इसकी वजह किसी को नहीं पता चली। बस इतना बताया गया कि एक हाई प्रोफाइल केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए कर्फ्यू जारी किया गया है, और जो भी कंपनियों को वह लोग एक दिन के लिए बंद कर सकते थे, उन्हें बंद करवा दिया है। बस इमरजेंसी काम के लिए जो कंपनियां शुरू रहती है, उन्हें ही शुरू रखा है। और वहीं अनाया की रिक्वेस्ट के मुताबिक उन्होंने रॉयल पैलेस के आसपास का एरिया खाली करवा दिया। वैसे भी वहां ज्यादा लोग नहीं रहे थे, बस उन्हीं का स्टाफ और उन्हीं के लोग रहते थे। उन्हें हटाने की जरूरत नहीं थी। जो भी लोग दूसरे उस पैलेस के आसपास थे, उन्हें कोई ना कोई बहाना करके पहले से दूर ले जाया गया। किसी को इस तरह जाने के बारे में पता नहीं था। इस बारे में न्यूज़ बाहर फैल रही थी। बस इतना बताया जा रहा था कि कोई बड़ी हस्ती की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। बस सच्चाई किसी को नहीं पता थी। हालांकि न्यूज़ में यह बात नहीं आई थी, लेकिन ऑनलाइन लोग इसी बारे में चर्चा कर रहे थे, क्योंकि वह लोग न्यूज़ पहले से नहीं रोक सकते थे। बस अलग अलग प्लेटफॉर्म पर फैल रही थी। कोई भी उनकी पुष्टि नहीं कर रहा था। दूसरी ओर रॉयल पैलेस के माहौल में काफी भारीपन था, क्योंकि सुबह से ही कई सारी बुरी खबरें रॉयल पैलेस में आ रही थी। जब वह लोग सुबह सुबह ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठे हुए थे, तभी उन्हें न्यूज़ मिली कि उनकी कई सारी कंपनियों के शेयर गिर रहे हैं। यहाँ तक कि कई सारे लोग उनके विरोधी से जुड़ रहे हैं और उनकी कंपनियों को सपोर्ट कर रहे हैं। उनके पार्टनर अपने हाथ पीछे खींच रहे हैं। हालांकि रॉयल फैमिली के लिए यह बहुत बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि उनके पास अपनी पूर्वजों की बहुत ज्यादा जायदाद थी। इस वजह से बिजनेस उनके लिए इतना मायने नहीं रखता था। वह बिजनेस बस अपनी लग्जरी को दिखाने के लिए करते थे, और लोगों के बीच अपने वेल्थ को छुपाने के लिए खुद को बिजनेसमैन दिखते थे। लेकिन यह एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि किसी ने रॉयल फैमिली की टेरिटरी में घुसने की कोशिश की थी, और उन्हें ये बर्दाश्त नहीं था। वही हर्षवर्धन, जो अभी भी दूर सोफे पर बैठा हुआ था, उन्हें भी ब्रेकफास्ट दिया गया, लेकिन हर्षवर्धन ने उनमें से किसी भी चीज को नहीं छुआ। अब तक रॉयल फैमिली भी वापस हॉल में आ चुकी थी। इतने क्रिटिकल मोमेंट में किसी के भी हिम्मत नहीं हो रही थी रॉयल पैलेस छोड़कर जाने की। यह आज उनका आमने सामने का मामला था। वह जानते थे, एक बार हर्षवर्धन उनके साइड हो गया तो फ्रांस की गवर्नमेंट के साथ साथ कई सारे देश उनके साथ जुड़ जाएंगे, और हर कोई उनकी मुट्ठी में होगा। इसीलिए वह हर्षवर्धन को एक मिनट के लिए भी अकेला नहीं फाड़ छोड़ने वाले थे। हर्षवर्धन को कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह अभी भी ऐसे ही अपनी आंखें बंद किए, पीछे सिर टिकाए हुए खुद को रिलैक्स पोजीशन में रख कर बैठा था, जैसे उसे यहाँ डी रहना हो। उसे इतना रिलैक्स देखकर सामने बैठे हुए रॉयल फैमिली को यकीन नहीं हो रहा था। प्रिंस विलियम थोड़ी चिड़ी आवाज में बोला, मिस्टर रावत, आप कुछ ज्यादा ही रिलैक्स लग रहे हो। जैसे आपको यकीन है आप यहाँ से आराम से निकाल सकते हैं। उसका ये सवाल बेकार नहीं था, जाहिर सी बात है। वह रॉयल फैमिली का मेंबर था और उसे किंग की गद्दी के लिए चुना गया था, तो उसके अंदर किसी तरह का तो टैलेंट जरूर होगा। उसे पहले ही महसूस हो गया था कि हर्षवर्धन के पास कुछ अनयूजुअल है, और उसके आसपास के लोग भी बिना वजह कुछ ज्यादा ही रिलैक्स है, जैसे सिचुएशन उनके कंट्रोल में है। वही प्रिंस विलियम की बात सुनकर हर्षवर्धन ने अपनी आंखें छोटी कर ली और अपने इंटेंस प्रेशर को प्रिंस विलियम की ओर रखते हुए उसका मजाक उड़ाने के लिए लहजे में बोला, वह तो बहुत जल्द पता चल जाएगा कि मैं यहाँ से जा पाऊंगा या नहीं, या फिर मुझे शायद ये कहना चाहिए कि आप लोग खुद मुझे यहाँ से बाहर जाने के लिए रिक्वेस्ट करेंगे और मिन्नत करेंगे कि मैं यहाँ से चला जाऊं।
ये सुनकर प्रिंसेस डायना को हंसी आ गई। वह हंसते हुए बोली, बिल्कुल नहीं, आपको क्या हम सच में बेवकूफ लगते हैं? हमने आपको यहाँ रोकने के लिए क्या कुछ नहीं किया, और आप कह रहे हैं हम आपको खुद बाहर जाने देंगे। लेकिन हर्षवर्धन अब रॉयल फैमिली पर अपना एक भी लफ्ज बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसीलिए वह पीछे सर टिकाए बैठ गया। लेकिन सेक्रेटरी बेल को कहाँ चैन मिलने वाला था। वह धमनी भरी आवाज में रॉयल फैमिली को देखते हुए बोली, आप देखते जाओ कैसे आज शाम तक रॉयल फैमिली के अंदर भूचाल आता है। तुम लोगों को पता भी नहीं है तुमने किस शख्स पर अपना हाथ डाला है। वही यह सुनकर क्वीन मेरी को गुस्सा आया। वह उंगली दिखाते हुए गुस्से में बोली, तुम दो कौड़ी की नौकर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रॉयल फैमिली के सामने जबान खोलने की? मुझे देर नहीं लगेगी तुम्हारी जबान निकालने में। तुम हमारी डिसरिस्पेक्ट कर रही हो। तुम्हें पता है इसका अंजाम क्या होगा? तुम जिंदगी भर के लिए जेल में रह सकती हो। ये सुनकर सेक्रेटरी बेला जोर जोर से हंसने लगी, जैसे उसने आज के दिन का सबसे बड़ा मजाक सुन लिया हो। और वह ऊपर से नीचे तक क्वीन मेरी को देखते हुए बोली, डिसरिस्पेक्ट, वह भी तुम्हारी रिस्पेक्ट कमाई जाती है, जबरदस्ती नहीं मांगी जाती। और तुम जैसे लोगों की मैं रिस्पेक्ट नहीं करती। मुझे बस अपने मास्टर की रिस्पेक्ट करना आता है, और उसके बाद अगर हम किसी की रिस्पेक्ट करते हैं तो उन लोगों की जिसे हमारे मास्टर जुड़े हुए हो, और उनमें तुम लोग तो नहीं आते। और जहां तक मुझे पता है अब तो तुम लोग मेरी मास्टर की हिट लिस्ट में हो। इतना बोलकर वह अपनी दो उंगली से गन की तरह इशारा करती है और रॉयल फैमिली की ओर टारगेट करती है, जैसे वह उन लोगों को शूट कर रही हो। क्या हर्षवर्धन निकल पाएगा यहाँ से? और क्या नाया सच में रॉयल परिवार को बर्बाद कर देगी? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।